फोर्सेस की मैं बात करता हूँ तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक होता है कोप्लेनर और एक होता है नॉन कोप्लेनर। सपोज करो एक बॉडी पे 4 फोर्स लग रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस पे बहुत सारी फोर्स लग रही है, एयर की फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, भाग रहा है तो ग्राउंड पे अपना फोर्स लगा रहा है, ये अपना वेट भी नीचे तो लगा रहा है। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है और तीनों की तीनों फोर्सेस आपस में क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल फोर्सेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। माय नेम इज आर्यन और हम देखने वाले हैं यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम प्रॉपर रोड मैप डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, यूनिट 2 में क्या टॉपिक्स है, 3 में क्या और 4 में क्या। ठीक है, आज हम देखेंगे यूनिट 1। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 में प्रेजेंट है। यूनिट 1 थोड़ी सी लॉन्ग है बिकॉज इसमें सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विलिब्रियम, थोड़ा लॉन्ग वीडियोस हो सकती है। लेकिन जब यूनिट 2, 3, 4 पढ़ेंगे वो बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगे, कम टॉपिक्स है तो फटाफट कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। मैकेनिक्स में बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, लेकिन जो आप मेरे साथ हो, आपको मैकेनिक्स से बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगेगा। मैकेनिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी भी आते हैं। जहां थ्योरी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, एक दो डेरिवेशंस है, वो एक दो डेरिवेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो। और सेकंड बात, क्वेश्चंस आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चंस है। जो 5 स्टार क्वेश्चंस है उनको तो हमें अप्रोच करना ही करना है। और उनको अप्रोच कैसे करना है? बिकॉज मैकेनिक्स ऐसी चीज है फिजिक्स की तरह, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन मुझे स्टेप्स पता है, मुझे अप्रोच करने का तरीका पता है कि हाँ यार मुझे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, इजी आए, मुझे अपने स्टेप्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट 1 के बारे में। तो चाय और कॉफी, कॉफी और कॉफी दोनों लेके बैठ जाइए। जिसके पास कॉफी है, जिसके पास कॉफी है, कॉफी और कॉफी दोनों लेके बैठ जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट 1 के बारे में। क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये एक लॉ है, ये एक डेफिनेशन है और एंड टर्म में ये रिपीट हुई थी, 4 मार्क्स के लिए आई थी। 4 मार्क्स के लिए आई थी। ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। एक बॉडी पर, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था, देखो स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स ही लग रहा होगा, जब एक बॉडी में फोर्स लगता है तो यदि नॉर्मल फोर्स लगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो जाए और उसका मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, तो वो हम यहां पे देखेंगे कि हम किस तरीके से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यदि इसको यहां समझ लिया तो आने वाले यूनिट्स में बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज हम हर वक्त फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। हाँ, हर वक्त फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, हर वक्त पढ़ाई कर रहे होंगे। मोमेंटम एंड वायरिंगटन थ्योरम, ये ऐसी टॉपिक है कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसमें 2-2 मार्क्स से 3-3 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। इसके चांसेस होते हैं कि ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आएगी कि ये वायरिंगटन थ्योरम लिखने को आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा था पार्ट 1। अब है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या है? इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड टाइप ऑफ फ्लूइड। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। यहां से एक क्वेश्चन आ गया ना, तो दो मिला के 2 क्वेश्चन हो गए ना। इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ सपोर्ट से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा 5 स्टार क्वेश्चन है। तो जिसको भी थोड़ा डर वर लगता है ना, इसलिए मैं पहले बता देता हूं, क्या बताता हूं, क्या ये टॉपिक 5 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमेशा एग्जाम से 2 वीक पहले या 2 दिन पहले पढ़ते हैं। अब उनको ये नहीं पता यार कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक करूं क्या टॉपिक ना करूं। तो मैं स्टार्टिंग की वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हाँ यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वीडियो में ये टॉपिक जरूर कर लेना कि हाँ टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ लोड क्या होते हैं और उस पर जो क्वेश्चन आता है वो कैसे अप्रोच करते हैं, वो सॉल्व करना आना चाहिए। ये कर लिया, 5 मार्क्स गारंटेड है, क्लियर है। ठीक है, फिर सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स यहां पे कंफर्म हो गए। तो 5 मार्क्स यहां पर हो गए, 5 मार्क्स यहां पर हो गए, यानी हमारे क्या हो गए टोटल 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने ये देख लिया कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। फोर्सेस कितने तरह की होती है पहले वो देखेंगे। तो एकदम अट्रैक्टिव पीपीटी बनाई है ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए, बिकॉज मैकेनिक्स क्या होती है, लोगों को बोरिंग लगती है, फिजिक्स की तरह बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपको एकदम यहाँ पे आपका फोकस मेंटेन करते हुए कि आपका फोकस यहीं पे रहे,
इतनी अट्रैक्टिव वीडियो बनाइए ताकि आपके लिए बनाइए, ताकि आपका फोकस सिर्फ यहीं पर ही रहे, ठीक है। तो एटलीस्ट एक कमेंट तो बनता है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर डाल देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर लिख देना, ताकि हमारी टीम जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की प्रॉपर ट्राई करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस की मैं बात करता हूं तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक होता है कोप्लेनर और एक होता है नॉन कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर का मतलब क्या, ऐसी फोर्सेस जो कि एक ही प्लेन पर लाई कर रही हो, यानी ऐसी फोर्सेस कि सपोज करो एक बॉडी पे चार फोर्स लग रही है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, चार फोर्स लाई करी है, चारों के सारों फोर्सेस जब एक ही प्लेन पर हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको कोप्लेनर बोलेंगे। अच्छा ठीक है, कोप्लेनर मतलब समझ आ गया। अच्छा, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है, नॉन कोप्लेनर का मतलब यह है कि जब सारी की सारी फोर्सेस बॉडी पर एक्ट हो रही हो, एक बॉडी पर सारी फोर्सेस एक्ट हो रही है, लेकिन सारी फोर्सेस एक ही प्लेन पर नहीं है। हाँ, बॉडी पर एक्ट हो रही है लेकिन अलग अलग प्लेन से आ रही है, कोई एक्स एक्सिस से, कोई वाई एक्सिस से, कोई जेड एक्सिस से, मतलब कोई सेम प्लेन पर लाई नहीं कर रही है। इतना क्लियर हो गया। हम मैकेनिक्स के अंदर हमेशा कोप्लेनर फोर्सेस की बात करते हैं, ऐसी फोर्सेस जो कि सेम प्लेन में लाई कर रही होती है। इतना क्लियर है, ठीक है। उसमें कौन कौन आता है, कोलिनियर आता है, कोलिनियर फोर्सेस होती है, पैरेलल फोर्सेस होती है। कोलिनियर मतलब ये डायग्राम बनाया हुआ है, आपके लिए ही लाया हूं। ये सर है, जिम वाले सर लग रहे हैं, मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी फोर्स लग रही है, एयर की फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, भाग रहा है तो ग्राउंड पे अपना फोर्स लगा रहा है, ये अपना वेट भी नीचे तो लगा रहा है। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि सारी की सारी फोर्सेस इस एक बॉडी पर लग रही है। और हम अपने मैकेनिक्स के अंदर जो भी बॉडी होती है, भले वो ब्लॉक हो, भले वो कोई रिजिड बॉडी या कुछ भी हो, कोई इंसान भी हो, हम उसको एक पॉइंट बॉडी मानते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट बॉडी पर सारी की सारी फोर्सेस एक्ट हो रही है, तो पहली बात तो ये कोप्लेनर है, उसमें भी क्या है, कोलिनियर है। जब एक ही पॉइंट से सारी फोर्सेस निकल रही हो या एक ही पॉइंट पर सारी फोर्सेस मीट हो रही हो, कोलिनियर हो रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, पैरेलल फोर्सेस क्या है, पैरेलल फोर्सेस ये होती है, जब सपोज करो देखो ये क्यूब है, हाँ क्यूब है, इस क्यूब पे जो जो फोर्स एक्ट हो रही है, यदि वो सारी की सारी फोर्सेस आपस में पैरेलल हो, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, और तीनों की तीनों फोर्सेस आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल फोर्सेस है। तो ये सारी सारी फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉडी पर हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब अरे यार अपनी लैंग्वेज है, चलो कोई बात नहीं, बॉडी पे कैसी भी फोर्स एक्ट हो रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस फर्क पड़ता है कि मुझे बस अपने स्टेप्स को क्लियर रखना है। मैं जो आपका स्टेप्स बताऊंगा आप बस अपने उस स्टेप से फोकस करना है। यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो क्वेश्चन कैसा भी हो, मेरे बस दो स्टेप्स परफॉर्म करने और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, भले वो क्वेश्चन कोलिनियर का हो, कोप्लेनर का हो, कॉन्करेंट का हो या फिर नॉन कॉन्करेंट का हो। क्लियर हुआ, वन स्टेप, तभी तो चैनल का नाम है वन शॉट इंजीनियरिंग, यानी एक ही शॉट में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ऑल क्लियर। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जैसे मैंने बोला 4 मार्क्स में इसी 24 के अंदर ये एग्जाम में एंड टर्म में आया था जनवरी में। तो मैं आपके साथ पीवाईक्यू भी शेयर कर रहा हूं ताकि मैं प्रॉपर एनालाइज करके आऊं, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बच्चे होते अरे यार लॉ तो है, स्किप कर दूं, क्यों स्किप करना यार, 4 मार्क्स में है, फिर से आ जाएगा मिड टर्म में एंड टर्म में, तो रिस्क क्यों लेना है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सबसे पहला ये भी टॉपिक, इसका मतलब क्या है, अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। देखो डेफिनेशन तो समझ आएगी, लेकिन हमें फील को समझना है, इमोशंस को समझना है। इमोशंस क्या है, इमोशंस ये है कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता क्या, ये कहता है कि सपोज करो ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे ये फोर्स एक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रही है। ये दोनों पर्सन इस बॉडी को इधर की तरफ खींच रहे हैं, कोई फोर्स होगी 20 न्यूटन की फोर्स इस बॉडी पे लग रही है। अब लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, वो ये कहता है यदि मैं इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव कर दूं। अब एक टर्म मैंने बोली थी, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यहां पे भी लिखा हुआ होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब
कि ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसमें यदि हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हाँ ये रस्सी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इस रस्सी के अलोंग, इस लाइन के अलोंग यदि इसको मैं कहीं भी मूव करूं तो वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिविटी ऑफ फोर्सेस ये कहती है आप इस फोर्स को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं भी मूव कर दो। ठीक है, इन्होंने ये चीज बोली, मैं मूव करके यहां लेके आ गया, कुछ तो बोला है, मैंने यहां लगा दी। ठीक है, ये 20 न्यूटन फोर्स यहां लगा दी, ये फोर्स हटा दी, ये 20 न्यूटन फोर्स यहां लगा दी। एक बात बताओ, जब ये 20 न्यूटन फोर्स यहां लग रही थी तो ये आगे की तरफ पुली, ये जो भी बॉल थी ये आगे की तरफ आ रहा था। यदि मैं इसको पीछे लगाऊंगा तो क्या ये अभी भी आगे की तरफ आएगी? लॉजिकली सोचो, ऑब्वियसली यार। एट देन हो क्या रहा है, इस बॉडी पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, अब आगे से खींचो या पीछे से धक्का दो, ये तो आगे ही मूव करेगी, ये तो आगे ही मूव करेगी। तो यही तो है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये कहती है कि आप किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव कर दो विदाउट चेंजिंग देयर एक्सटर्नल रिएक्शन। एक्सीलरेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चेंज मत करो। उसका मैग्नीट्यूड 20 और उसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है। यानी आप किसी बॉडी पर सपोज करो ये एक बॉडी है, इस बॉडी में फोर्स लगाता हूं, अब यदि मैं फोर्स यहां से लगाऊं या फोर्स पीछे से धक्का दूं, ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्सेस ये कहती है कि जब किसी बॉडी पे मैं कोई फोर्स लगाता हूं, तो इसकी बॉडी पे कोई फोर्स लगाता हूं, यदि मैं उसको लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करूं तो जो इंपैक्ट यहां लग रहा था इस फोर्स की वजह से, वही सेम इंपैक्ट यहां पे लगेगा इस फोर्स की वजह से। यानी यदि आप क्या करो, यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखो उस फोर्स का, तो यहां पे ये फोर्स 20 न्यूटन की यहां लग रही थी, तो यहां पे सेम फोर्स 20 न्यूटन की यदि यहां पे लगाएंगे तो इस बॉडी की वजह से इसका कुछ ना कुछ एस्केलेशन आ रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ एस्केलेशन आ रहा होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम आ रहा होगा, वही सेम मोमेंटम, वही सेम एस्केलेशन यहां पे भी आ रहा होगा। तो पढ़ क्यों रहे फिर? अभी भी समझ नहीं आया पढ़ना क्यों? देखो पढ़ने की वजह से, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मुझे फोर्स को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होता है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हो सकता है मुझे फोर्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़े, तो ये लॉ ये बोलता है कि आप उस फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन को मूव कहीं भी कर लो, चलेगा मेरे को तो चलेगा। तो ये क्या बोलता है, इस फोर्स को अपने लाइन ऑफ एक्शन के कहीं पे भी मूव कर लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन यदि सेम रखोगे तो उसका जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी जो एस्केलेशन पहले था, जो मोमेंटम पहले था, वो मोमेंटम बाद में रहेगा। एक फोर्स को मोमेंटम लगता है, आगे पढ़ेंगे, तो जो मोमेंटम, जो एस्केलेशन पहले वाले फोर्स के लिए आ रहा था, दूसरे वाले फोर्स के लिए भी सेम आ रहा होगा। इतना क्लियर है क्या? या therefore the point of application of the forces may be moved along the line of action। तो हम किसी भी रिजिड बॉडी पे जब कोई फोर्स लग रही होती है तो उसके लाइन ऑफ एक्शन के नाम उस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखना है। इतना सारा भाषण दिया, इतना सारा बताया, एट देन क्या समझ आया कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या है, कि किसी भी फोर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके लाइन ऑफ एक्शन के नाम ट्रांसफर कर दो, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रख देना, बाकी तो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे ये टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिजल्ट ऑफ फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो बहुत, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है ये मैं बहुत ज्यादा स्मॉल रख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, आप हर एक टॉपिक को बहुत कम टाइम में फटाफट कंप्लीट कर पाओ, ताकि जो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो एंड टर्म का प्रेशर, मिड टर्म का प्रेशर होता है, वो बिल्कुल भी ना रहे। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं जो भी चीज बोलूं बस ध्यान से सुनना है। यदि आप सुन भी लोगे ना, सुन भी लोगे तो यार अपनी लैंग्वेज में हम लिख लेंगे। हम बहुत बीटेक वाले यार अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, कौन लर्न करता है, कौन नहीं, कोई डरता नहीं है। तो जो मैं बोलूं बस उसको अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और फिर एग्जाम में जो मैं फिगर्स बना रहा हूं वो फिगर्स बनाना है। बिकॉज 4 मार्क्स में डेफिनेशन के साथ जब फिगर्स बनाएंगे तभी वो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल सेट। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और प्रैक्टिस करती रहिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करने वाले। ठीक है।